सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट जो केमिस्ट्री है और जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से पूछी जाती है उस पर बात करेंगे, यानी कि पीजीटी केमिस्ट्री पर हमारी डिटेल स्टडी होगी। और ये पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जामिनेशन में आती है। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ पीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया की बात करने जा रहा हूं। अब ये एग्जाम या तो बीपीएससी का भी हो सकता है, फिर मैं कह सकता हूं कि ये एग्जाम आपका किसी और कंपटीशन का भी हो सकता है, चाहे वो यूपीपीजीटी ही क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम 100% आपसे क्वेश्चन ये पुट अप करता है। तो साथियों, ये बात क्यों ना हम समझ लें कि आखिरकार क्वेश्चन हमें करना कैसे है, क्वेश्चन पर कैसे हमें ध्यान देना है। इन सब बातों का अगर हमें अनुभव हो जाएगा तो फिर हम पीजीटीज में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत इजी तरीके से देंगे और बहुत आसानी से देंगे। तो आज हमारी पूरी वीडियो पीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर होगी। ये तो आप जानते हैं कि आखिरकार एक वर्ड होता है जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये वर्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस कहता क्या है, इसको हम पहचानने की कोशिश पहले करेंगे। यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस पर भी पीजीटीज में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस आखिरकार है क्या। देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको ये बताती है कि आखिरकार आइडेंटिफिकेशन सॉल्ट का जब करते हैं कि सॉल्ट है कौन सा, उसमें कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, ये कहलाती है आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यानी इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि अगर हम इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं इट डील्स विद द इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन करना कि आखिरकार उसमें कौन सा एनायन है और कौन सा कैटायन है, इसका आइडेंटिफिकेशन ही हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझाने की कोशिश करता है। अब जो कैटायन होते हैं ये पता ही है आपको, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनको हम लोग बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग कैटायंस को जानना चाहते हैं तो कैटायंस आप जानते हैं, ये आपके, एक तो इनको आप बेसिक रेडिकल का नाम दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेसिक रेडिकल के साथ इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल भी बोल सकते हैं, जिसे आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैटायंस एनायंस तो आप बोलते हो, बेसिक रेडिकल भी बोले जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे एनायन होते हैं और एनायंस को आप एसिडिक रेडिकल के नाम से भी जान सकते हो। तो यहाँ पर हम इन्हें एसिडिक रेडिकल भी कह सकते हैं, इनको आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल सकते हो, और भैया इनको आप लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन पर बनते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, एसिडिक रेडिकल या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल एक ही बात होती है। इसी तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए और ये हमारे इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गए। ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी सॉल्ट अगर हम ले लेते हैं तो आयोनाइज होता है। जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट को लिया और कॉपर सल्फेट अगर आयोनाइज होता है तो ये कॉपर डाई पॉजिटिव आपका बेसिक रेडिकल बनाएगा और सल्फेट आयन नेगेटिव रेडिकल बनाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए अमोनियम एसीटेट ले लेते हैं तो अमोनियम एसीटेट आयनाइज होने के बाद भैया आपका एसीटेट आयन बनाएगा
और एसीटेट आयन नेगेटिव है और अमोनियम आयन पॉजिटिव है। तो इनका टेस्ट करने के लिए हम लोगों को एनालिसिस का यूज करना पड़ता है। तो आज हम एक चीज बहुत महत्वपूर्ण जानेंगे जो आप लोगों को किताबों पर ढूंढने में मुश्किल से मिलेगी, जिसका नाम होता है मैक्रो एनालिसिस, सेमी माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस और अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। आखिरकार ये एनालिसिस कहती क्या है? तो हम लोग स्केल्स जानते हैं कि एनालिसिस का स्केल क्या है, ठीक है। तो सब यानी कि स्केल ऑफ एनालिसिस हेडिंग बना लेते हैं, स्केल ऑफ एनालिसिस। इसको कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। केमिस्ट्री आपकी अप टू द मार्क हो जाएगी, ये 100% श्योर है। तो स्केल अगर एनालिसिस की बात चलती है, एनालिसिस स्केल की बात चलती है, तो कितने टाइप के स्केल हम लोग यूज कर सकते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला स्केल होता है मैक्रो एनालिसिस, यानी कि सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली एनालिसिस मैक्रो एनालिसिस कहलाती है। अब ये मैक्रो एनालिसिस में सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 0.1 से लेकर के 10 मिलीग्राम तक ये जानी चाहिए। 10 मिलीग्राम तक ये जानी चाहिए, सॉरी 10 ग्राम तक ये जानी चाहिए, मिलीग्राम नहीं, 10 ग्राम तक हमें इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 0.1 से लेकर के 10 मिलीग्राम तक हम ले जाएं इसको, तब ये कहलाती है मैक्रो। और अगर मान लो हमने घटा दिया, अमाउंट कम कर दिया, अगर अमाउंट कम कर लेते हैं तो ये सेमी माइक्रो बन जाती। तो यहाँ पर हम लोग सेमी सेमी माइक्रो है, ध्यान दीजिएगा, सेमी माइक्रो एनालिसिस है। और अगर ये सेमी माइक्रो एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं तो ये लगभग जो ऊपर हुआ है, यानी कि 10 मिलीग्राम से शुरुआत होगी, 10 मिलीग्राम से शुरुआत होगी और ये चली जाएगी 100 मिलीग्राम तक। अब अमाउंट ऊपर ग्राम में था, अब नीचे घटता हुआ जा रहा है अमाउंट। माइक्रो जब और पहुंचा तो और डाउन हो जाएगा, यानी कि माइक्रो एनालिसिस अगर हम पहुंचा देते हैं, माइक्रो एनालिसिस यानी कि मैक्रो में ज्यादा है तो आपको ग्राम में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो नाम ही बता रहा है कि बहुत कम अमाउंट होगा, 1 मिलीग्राम से लेकर के लगभग 10 मिलीग्राम तक ये अमाउंट चला जाएगा। भाई इससे कम ही रहेगा ना, तभी तो ऊपर से डाउन ऑर्डर में चल रहा है। और अगर इससे भी कम हो जाता है, लेस देन 1 मिलीग्राम हो जाता है, तो बन जाती है अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। तो इस एनालिसिस, प्रैक्टिकल की पूरी एनालिसिस हमारी इस वीडियो के साथ चलेगी। यहाँ पर लेस देन हो जाता है, हमारे पास लेस देन हो जाता है 1 मिलीग्राम। तो ये पूरी पढ़ करके चले जाइए, प्रैक्टिकल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन वीडियोस को अगर आप बहुत विशेष ध्यान देंगे, इन वीडियो को एक पर्टिकुलर आप जो है वैल्यू देंगे, तो ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। ये निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन रही है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन रही, तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि हम आपको ये चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पीजीटी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एक एक लाइन आपकी के क्वेश्चन बनेगी, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको जरूर समझ में आएगी। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि रिसेंटली कौन सी एनालिसिस यूज होती है, एक एक क्वेश्चन पर भी बात करते चलते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करके मैं लिख देता हूँ, है ना, नोट डाउन करके लिख देता हूँ रिसेंटली यूज्ड एनालिसिस कौन सी है आपकी। तो यहाँ पर रिसेंटली यूज्ड एनालिसिस, यूज्ड जो एनालिसिस है वो आपकी कौन सी है? तो रिसेंटली यूज्ड एनालिसिस आपकी मैक्रो एनालिसिस कहलाती है। तो आप बोर्ड के लिए जितना भी एग्जामिनेशन होता है, एनालिसिस यानी कि बोर्ड का मतलब है, हम चैन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्रो एनालिसिस को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस बात का साथियों ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ अब मैं आपको बताऊं कि अगर जब हम लोग मैक्रो एनालिसिस करते हैं तो मैक्रो एनालिसिस में कौन कौन से कैटायन और कौन कौन से एनायन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से आयंस किसके थ्रू जो है वो एनालाइज होते हैं, इस बात पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो,
आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि अगर हम लोग एनाइंस की बात कर लेते हैं तो एनाइंस में सबसे पहले हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड से जुड़े हुए टेस्ट ध्यान देने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट है और एक है कंसंट्रेटेड। तो अब आप नोट करते चलिए, हम आपको एक एक बात से वाकिफ कराते चल रहे हैं। प्रैक्टिकल की पूरी केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर बात होगी, एक एक पॉइंट पर बात होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बन जाता है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट, यानी कि ऐसे लिख देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। अब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट में कौन कौन से एनायंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक हेडिंग और बना लेते हैं, टेस्ट ऑफ एनायंस। यानी कि कौन से एनायन इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर सॉल्ट मैंने ले लिया, मान लेते हैं ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, ये मान लेते हैं हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, ध्यान दीजिएगा ये टेस्ट ट्यूब हमने ली है, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब हमने यूज कर ली, ये टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में अगर आपने सॉल्ट जो लिया है, ये मान लेते हैं इसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ है, भैया सॉल्ट भरा हुआ है, और आपने इसमें डाल दिया है, क्या डाल दिया है, डाइल्यूट H2SO4 आप इसने इसके अंदर डाल दिया। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला तो कौन कौन से आयन इसके अंदर हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन किस किस का निकल के बाहर आ सकता है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग नंबर 1 की बात कर लेते हैं तो ये कार्बोनेट आयन का टेस्ट भी हो सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं ये सल्फाइड आयन का भी टेस्ट हो सकता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ये सल्फाइड आयन का भी टेस्ट हो सकता है। ये आपका नेक्स्ट जो है वो पॉसिबिलिटी नाइट्राइट आयन का भी है, तो NO2 नेगेटिव आयन का भी टेस्ट हो सकता है। तो संभावना हमारे पास में कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट आयन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब आप जान लीजिए कि अगर ये चीजें हैं, यानी कि अगर CO2 निकली तो सल्फाइड गैस हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे कहें अगर CO3 होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है भैया, CO2 गैस निकली है, तो आपका कार्बोनेट रहा होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड निकली है तो फिर आपका सल्फाइड रहा होगा। अगर यहाँ पर सड़े अंडे की बदबू आ गई तो सल्फाइड रहा होगा। और अगर लाइट ब्राउन कलर की गैस निकली जिसको NO2 बोलते हैं तो फिर हमारा ये कंपाउंड हो गया। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो, और आप इसको कितना महत्व देते हैं, कितने ढंग से आप इसे पढ़ लेते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। कॉपी निकालिए और नोट कर डालिए, कॉपी निकालिए और नोट कर डालिए कि कौन सी आयन कौन सी गैस बनाता है। अब आपको अगर याद है तो कोई बात नहीं, और नहीं याद है तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर डालिए कहीं पर भी, ठीक है। एक काम ये हो जाता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट में ये वाले आयन हमारे संभव हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यानी कि सेकेंड हेडिंग हमारा बन जाता है, सेकेंड हेडिंग बन जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट बन जाता है। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट बनता है तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा वो भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली और साहब इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले हम सॉल्ट ले लेते हैं, ये क्या रहा होगा, ये इसके अंदर सॉल्ट रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भाई सॉल्ट रहा होगा, ये हमारा सॉल्ट है और इसके अंदर अब हमने डाल दिया
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा डाला भैया? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो फिर ये मान के चलिए अगर पंजेंट गैस निकली, अब यहाँ पर अगर पंजेंट गैस निकली तो क्लोराइड आयन संभव है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पंजेंट ब्राउन गैस निकली, वो ग्रीनिश येलो होगी, तो ये हमारा ब्रोमाइड आयन हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर पंजेंट गैस निकली और आपकी वायलेट कलर की निकली तो आयोडाइड आयन हो जाएगा। अगर कंसंट्रेट डालने पर आपकी ब्राउन कलर की गैस निकली तो वो नाइट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। और अगर मान लीजिए विनेगर स्मेल आई तो फिर एसीटेट आयन संभव है, CH3COO नेगेटिव आयन संभव है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई भी गैस नहीं निकली, ठीक है, कोई चेयरिंग नहीं हुई किसी भी तरीके से, ठीक, तो फिर मान के चलिए कि वो ऑक्सलेट आयन हो सकता है। कोई भी गैस नहीं निकलेगी तो फिर वो ऑक्सलेट आयन हो सकता है। इतने आयन की संभावना दिखाई दी, यानी कि अगर आपकी क्लोरीन गैस यानी ग्रीनिश येलो गैस निकली, अगर आपकी ग्रीनिश येलो गैस निकली तो फिर आपका क्लोराइड आयन पॉसिबल हो गया। अगर लाइट ब्राउन कलर की यानी कि ब्राउन कलर की गैस निकली, ब्राउन देख लीजिए, तो यहाँ पर लाइट ब्राउन लिख देता हूँ। कलर तो आपको 100% येलोइश ब्राउन भी बोलते हैं, लाइट ब्राउन भी बोलते हैं, फिलहाल मैं इसे लाइट ब्राउन बोलूंगा। लाइट ब्राउन अगर कलर की गैस निकलती है तो फिर आप ब्रोमाइड मानिएगा। अगर आपकी वायलेट कलर, डीप वायलेट भी निकलता है तब भी आप इसे जो है, या वायलेट भी लिखा हो तो वायलेट कलर की गैस अगर आपको निकलती दिखाई देती तो आयोडाइड आयन पॉसिबल है। कौन सा आयन पॉसिबल है? आयोडाइड आयन पॉसिबल है। भैया समझिएगा ध्यान से। नाइट्रेट में भी ब्राउन गैस ही निकलती लेकिन ये रेडिश ब्राउन होती है। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर अगर रेडिश ब्राउन कलर है, गोल्डन ब्राउन दिखता है तो फिर नाइट्रेट आयन संभव है, पॉसिबल है। और अगर विनेगर की स्मेल आ जाती है, विनेगर की स्मेल आ जाती है तो एसीटेट आयन है। और यहाँ पर कलरलेस गैस निकले, नो चेयरिंग हो, तो चेयरिंग नहीं दिखाई देना चाहिए, नो चेयरिंग, किसी भी तरीके से जलने की स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आपका ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करना शुरू कर दे, है ना, इस तरीके का, तो आप ध्यान दीजिएगा वो ऑक्सलेट आयन संभव हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट माने जाते हैं। अब इन पर भी आगे हमारी बाकी आगे चर्चा होगी, यानी कि इसको आगे भी हम समझाएंगे कि आखिरकार कैसे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट और उनके कलर भी जान लेते हैं। बहुत ही 3-4 पार्ट में वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, नोट्स बनाइए, इसके नोट्स बनाइए। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि भाई अगर हमारे पास में कोई भी सॉलिड है तो उसको टेस्ट कैसे, कलर देख करके कैसे पहचानेंगे कि सॉलिड कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि देख करके, कभी कभी कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि सॉलिड को देख करके कौन सा अंदाज लगाया जा सकता है। तो हम इसे प्राइमरी टेस्ट भी कह सकते हैं, या सॉलिड सैंपल का प्राइमरी टेस्ट भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइमरी टेस्ट ऑफ सॉलिड सैंपल। तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ प्राइमरी टेस्ट ऑफ सॉलिड सैंपल, सॉलिड सैंपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सैंपल आपके सामने रखा गया और आप बता दें कि सर ये वाला सॉलिड है, ये संभावना सर हो सकती है, तो फिर मजा आ जाएगा, बिल्कुल 100% मजा आने वाला है। इस वाली वीडियो में हमको ये ज्ञान जरूर हो जाएगा कि किसका कलर कैसा होता है। अब आपको कलर बहुत सारे लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो ये फिजिकल ऑब्जर्वेशन वही बोली जा सकती कि भाई ये फिजिकली हम पहचान। सबसे पहले देखो रेड होने की संभावना किस किस की है। तो रेड जो होगा वो कौन कौन सा हो सकता है। एक तो आपको पता ही कि लेड के सॉल्ट में Pb3O4 रेड हो सकता है, इसे रेड लेड भी बोलते हैं। HgI2 अगर आपके पास में है तो ये भी रेड हो सकता है। Sb2S3 भी रेड हो सकता है, ठीक है। क्रोमियम के ऑक्साइड भी रेड होते हैं, ठीक है। कॉपर का ऑक्साइड Cu2O भी रेड होता है, ध्यान दीजिएगा।
और K3FeCN6 K3FeCN का होल 6 भी रेड होता है। पोटेशियम फेरी साइनाइड बोलते हैं। तो ये रेड कलर के सॉल्ट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग रेड बॉक्स में बंद कर दिए, मतलब ये रेड कलर के सॉल्ट हो गए। चलिए साहब, अब आप रेड कलर के सॉल्ट से आगे निकल करके आइए कि अब ऑरेंज रेड कौन हो सकते हैं। तो ऑरेंज कलर तो आप जानते हैं, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज लिख देता हूँ। पहचानिए, ऑरेंज रेड भी बोल सकते हो, केवल ऑरेंज भी बोल सकते हो। तो आप इस पर चले आइए कि भाई ये ऑरेंज रेड वाले कौन से होंगे। तो ऑरेंज रेड को पहचाने। चलिए शुरुआत कर, सबसे फेमस तो आपको पता ही याद ही आ गया होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जितने भी हैं सब ऑरेंज रेड होंगे, ये बात आप जान लो। तो डाइक्रोमेट में कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले तो K2Cr2O7, ये डाइक्रोमेट वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए Na2Cr2O7, ये आ जाइए। उसके बाद आप PbCr2O7 पर आ जाइए। ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर इनको आप महत्वता देते हैं तो फिर मैं मान लूंगा कि तैयारी आपकी अप टू द मार्क चल रही है। तो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में चाहते हैं कि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए पीजीटी लेवल पर, तो वो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों पर जाकर के जरूर ये बताइए कि नहीं, ये केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप लोग भी इसे नोट करिए। अब आपने एक कलर और सुना होगा जिसको बोलते हैं पर्पल कलर। तो पर्पल कलर किसका होता है? बहुत फेमस है पर्पल कलर कि किसका होगा। तो आपको जरूर याद आ गया होगा कि सर ने सही बताया कि पर्पल कलर किसका होता होगा। तो नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई सर पर्पल कलर किसका होगा। तो यहाँ पर ये नोट कर देता हूँ, चलो इसे कलर बदल देता हूँ, इसका पर्पल कर देता हूँ। इस तरीके से पर्पल कलर का मैंने बना दिया। चलिए साहब, अब ये पर्पल कलर का जो है वो एग्जामिनेशन में आपको धुआं करेगा साहब। अब धुआं करवाना है तो कैसे करवाना है वो भी मैं बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्पल कलर का कंपाउंड, अगर आपको याद है तो क्रोम एलम और केमनो। ये क्रोम एलम और केमनोफोर दोनों ही पर्पल कलर के होते हैं। केमनोफोर एंड क्रोम एलम लिख देते हैं, क्रोम, ठीक है, क्रोम एलम लिख दीजिए, याद आपको रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। इसके बाद चल लेते हैं पिंक की बात करते हैं। पिंक, यहाँ पर पिंक हो गया। अब इस पिंक में आपको कौन कौन सा हो सकता है? तो चलिए भाई, हम पिंक कलर तो नहीं सेलेक्ट किए हैं, थोड़ा सा इस कलर को हम यूज कर लेंगे, ये येलो वाले, यहाँ पर पिंक, आप पिंक की बात चलिए। अब ये पिंक कलर जो है ये किसका हो सकता है? तो कोबाल्ट के जो सॉल्ट होते हैं, मैंगनीज के जो सॉल्ट होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। तो नोट डाउन करिए किसका कौन सा कलर है। तो एक तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर हाइड्रेटेड मैंगनीज के सॉल्ट, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड मैंगनीज सॉल्ट हो जाते हैं, मैंगनीज सॉल्ट हो जाते हैं। और ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में लिख दीजिएगा, ज्यादातर कंपाउंड होते हैं। और कोबाल्ट सेकंड के सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोबाल्ट सेकंड अपने याद कर लीजिए, ठीक है, याद रखना है ये सब चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये हो गई कि अब हमारे लिए येलो कलर के सबसे ज्यादा, येलो ग्रीन बहुत दिखाई देते हैं, तो उनको भी क्यों भूल जाए हम, तो उनको भी नोट डाउन कर लेते हैं। कहीं पर कॉपी निकालिए, नोट्स बना डालिए। सबसे पहले अब हम लोग येलो की बात कर लेते हैं। येलो सबसे ज्यादा, ग्रीन भी बहुत ज्यादा होते हैं भैया, तो इसमें घबराना नहीं, शर्माना नहीं। ये हमारे हो गए येलो। अब येलो कलर के कौन कौन से हो जाएंगे? चलिए, पिंक वाले में थोड़ा ये कलर डाल। अब येलो वाले की अगर हम बात करते हैं भैया ना, तो सल्फाइड जितने भी होते हैं येलो होते हैं अगर प्योर फॉर्म में है। जैसे कि कैडमियम सल्फाइड ले लीजिए, येलो आपको दिखाई देगा। आर्सेनिक का सल्फाइड AS2S3 ले लीजिए। टिन का सल्फाइड भी ले सकते हो, SnS2 हो सकता है। आयोडाइड लीजिए तो लेड का PbI2 ले लीजिए, है ना। और ऐसे ही अगर आपने देखा होगा तो पोटेशियम परमैंगनेट, वो सॉरी, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट
फेरोसाइनाइड जिसे बोलते हैं, K4FeCN का होल 6 भी ले सकते हो आप, और साथ ही साथ क्रोमेट आयन भी ले सकते हो, क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 जिसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम K2CrO4 क्रोमेट आयन भी आपके येलो कलर के होते हैं। और अगर हम कहें तो फेरिक नाइट्रेट भी येलो कलर का ही होता है, FeNO3 का होल थ्राइस। और FeCl3 तो ब्राउन होता है, लेकिन उसमें भी येलोइशनेस रहती है। फिलहाल FeCl3 को मैं लिख देता हूं येलो ब्राउन, यानी कि येलो लाइट येलो, ये डार्क येलो या फिर ब्राउन कलर भी इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्राउन में अधिकतर यही सॉल्ट रहते हैं। FeCl3 वैसे अगर आप डालोगे तो येलो येलो ही दिखता है, ब्राउन भी दिखता है, कंसंट्रेटेड है, मतलब अगर बोतल में भरा है तो आपको ब्राउन दिखाई देगा, वैसे येलो ही दिखता है। चलिए खैर, आप लोग, मैंने लिख दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे ज्यादा ग्रीन कलर। मैंने बोला कि ग्रीन कलर भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि ग्रीन कलर के कौन कौन से हैं। तो ग्रीन कलर को भी हम लोग जरा सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई ग्रीन कलर कहाँ है, ये है। तो चलिए अब हम लोग इस पेन को ग्रीन कलर से डार्क करेंगे चारों तरफ इसके। ये ग्रीन कलर हो गया, ये ग्रीन कलर, ठीक है भैया। अब ग्रीन कलर में चले आओ, तो ग्रीन कलर में हमें क्या दिखाई देता है, कौन कौन से, एक तो कॉपर के सॉल्ट होते हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड होते हैं, तो Cr2O3 ये भी आपको ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। Hg2 और CrO3 है तो फिर ग्रीन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, Cr2O3 है तभी ग्रीन होगा। Hgi2 है तो ग्रीन नहीं होगा, Hg2i2 है तो ग्रीन होगा। और इसी तरीके से CrOH का होल थ्राइस ये भी ग्रीन कलर का होता है। फिर FeCl2 ले लो और चाहे FeSO4 ले लो, ये दोनों ही आपके ग्रीन कलर के हो जाते हैं। निकल का निकल NiCl2 ले लीजिए, ये भी ग्रीन कलर का होगा। NiCN का होल ट्वाइस अगर हो जाता है तब भी आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो NiCN का होल 4 होता है, NiCN का होल 4 और 2 नेगेटिव, ये भी आपका ग्रीन कलर का ही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसे। और CuCl2 ले लो, इसको भी याद रखो, CuCl2 भी ग्रीन कलर का होता है। कॉपर का कार्बोनेट भी आपने नोट किया होगा, ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, और K2MnO4 अगर आप देखो, K2MnO4 ये भी आपका ग्रीन कलर का ही होता है। तो ये अगर आपको नोट डाउन कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे, जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ब्लू पर। कौन कौन से सॉल्ट ब्लू होते हैं, ये सब बातें आपको बताता चल रहा हूं, तो इसमें कोई संकोच नहीं करिए। आप इसी वीडियो को कंटिन्यू हम कल भी करेंगे, लेकिन आज हम आपको ये जरूर बता रहे हैं कि आपको सॉल्ट कैसे याद रखना है। ब्लू कलर में अगर हम नोट कर पा रहे हैं तो कॉपर के, यानी कि कॉपर सल्फेट का नाम आपने बड़ा फेमस सुना होगा, थूथिया के नाम से जाना जाता है। तो ये थूथिया भी आपका होता है कैसा, ब्लू कलर का होता है। उसके बाद आप कोबाल्ट के सॉल्ट भी ले सकते हो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्ट्स ऑफ कोबाल्ट भी ले सकते हो। सॉल्ट्स ऑफ कोबाल्ट में भी आपको सेकंड वाले लेने हैं, तभी वो आपके ब्लू कलर के दिखाई देंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और दूसरा तो आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Fe4 है ना, Fe4 और ब्रैकेट में Fe, और यहाँ पर CN का होल 6 ले लो और पूरे का होल थ्राइस कर दो, फेरिक फेरोसाइनाइड, इसे भी आप लोग ब्लू कलर में ही देखते हो। ठीक है ना। अब हम लोग ब्राउन कलर पर आ जाते हैं। भैया ब्राउन कलर के सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, तो याद करना है आपको एक एक सॉल्ट, कलर्ड सॉल्ट कौन कौन से होंगे। बिल्कुल परफेक्ट वीडियो आपको दे रहा हूं, इसके बाद तैयारी आपकी है कि आप तैयारी कैसे कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग ब्लू के बाद ब्राउन कलर पर चल लेते हैं। ये हमारा ब्राउन कलर हो गया, और ब्राउन कलर में कौन कौन से होंगे इनकी बात अब हमारी चलेगी। तो ब्राउन कलर के सॉल्ट तो सबसे पहले तो सभी जानते हैं कि लेड का जो ऑक्साइड होता है PbO2, ये PbO2 ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्लैकिश भी बन जाता है, इतना ज्यादा डार्क हो जाता है। फिर Ag2ASO4 ये भी आर्सेनिक का सिल्वर सॉल्ट जो होता है, ये भी ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद एसन ले लीजिए, एसन सल्फाइड लेना पड़ेगा आपको, और ये सल्फाइड जो होगा,
SnS ये भी आपका ब्राउन कलर का होगा। फेरिक के जो सॉल्ट होंगे Fe2O3 ये भी आपका ब्राउन होगा, और ब्राउन आपका ये भी होगा FeOH का होल, OH का होल थ्राइस, ये भी ब्राउन कलर का होगा। FeCl3 भी कुछ लोग ब्राउन में ही नोट करते हैं। चलिए FeCl3 आप ब्राउन में कर लीजिएगा, तो फिर वहां से आप FeCl3 को आप हटा भी दीजिएगा, क्योंकि एक ही जगह रखिए, दो जगह में फिर डाउट होगा। ठीक है, चलिए ये बात मान लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉल्ट। ये ब्लैक सॉल्ट कौन कौन से होंगे, उसके बाद व्हाइट की भी बात करेंगे हम आपसे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं ब्लैक सॉल्ट, तो यहाँ ब्लैक सॉल्ट लिख देते हैं। अब ब्लैक जो सॉल्ट होते हैं वो कौन कौन से होंगे, इस बात की जानकारी भी आपको पूरी दे रहा हूं कि ब्लैक सॉल्ट की संभावना किस किस की हो सकती है। अगर आप जान पा रहे हैं ब्लैक सॉल्ट की संभावना, ब्लैक सॉल्ट की संभावना जान पा रहे हैं, तो फिर जानिए, एक होता है पीबीएस, पीबीएस तो यहाँ पर ब्लैक कलर के जो सॉल्ट हैं, एक पहला पीबीएस हो गया, फिर आपका CuS हो गया, कॉपर का सल्फाइड हो गया, कॉपर का ऑक्साइड हो गया, मरकरी का सल्फाइड हो गया, आयरन का सल्फाइड हो गया, मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया, कोबाल्ट टेट्रा ऑक्साइड हो गया। इस तरीके के जितने भी हैं, कोबाल्ट का सल्फाइड भी आपका ब्लैक होता है, निकल सल्फाइड भी ब्लैक होते हैं, और Ag2S तो ब्लैक होता ही होता है। इस तरीके से जितने भी हमारे ये सॉल्ट हैं, ये सब हमारे व्हाइट कलर के होते हैं, तो ब्लैक कलर के होते हैं। अब बात आती है कि कुछ व्हाइट भी रहते होंगे, कौन कौन से व्हाइट होते हैं। तो व्हाइट की ट्रिक आपको बताए दे रहा हूँ, बहुत जानदार ट्रिक है, और आपको याद करनी चाहिए, इस ट्रिक को आपको याद करना चाहिए। ट्रिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ट्रिक है, यहाँ पर नोट करो, व्हाइट कलर के सॉल्ट कौन कौन से होंगे। यहाँ लिख देता हूँ कलर व्हाइट कलर के व्हाइट कलर के सॉल्ट कौन कौन से होंगे, व्हाइट कलर के सॉल्ट। अब ये व्हाइट कलर के जो सॉल्ट हैं वो कौन कौन से, फार्मूला है, अम्मा अम्मा मेरे अम्मा मेरे व्हाइट काजल लगाओ, अम्मा मेरे व्हाइट काजल काजल लगाओ, अम्मा मेरे व्हाइट काजल लगाओ। ठीक है, तो अब आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। अम्मा का मतलब हो गया अमोनियम आयन, अम्मा का मतलब हो गया अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन यानी कि NH4 पॉजिटिव आयन। मेरे मतलब मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और मैग्नीशियम मतलब Mg डाई पॉजिटिव आयन। इसके अधिकतर सॉल्ट कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, तो व्हाइट पे हम लोग सर्किल बना दे रहे हैं, जिससे कि व्हाइट की बात चल रही है। कैल्शियम के सॉल्ट जो होंगे, ये Ca का मतलब कैल्शियम हो गया, Z का मतलब जिंक हो गया, Al का मतलब एल्यूमिनियम हो गया, और ये लगाओ का मतलब लेड है, और लेड के भी सॉल्ट व्हाइट, अधिकतर सॉल्ट लेड के। बाकी तो मैंने ब्लैक भी लिखे हैं, लेकिन जैसे PbCO3 है, PbCl2 है, ये वाले सॉल्ट जो होंगे वो व्हाइट होते हैं। मतलब सभी की बात नहीं होती, ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर Pb लेड, लेड एसीटेट ले लीजिए, PbCH3COO, ठीक है, का होल ट्वाइस लेड एसीटेट हो गया, PbCl2 हो गया, PbCO3 हो गया। ये जितने भी होते हैं ये आपके व्हाइट होते हैं। रिमेनिंग आपको मैंने कलर लिख दिया। एल्यूमिनियम के अधिकतर कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। कैल्शियम के अधिकतर व्हाइट होते हैं। जिंक के अधिकतर डर्टी व्हाइट भी बोल सकते हो, मैग्नीशियम के और इनके होते हैं। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा कि आखिरकार बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट क्या होता है। दोनों टेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ये टेस्ट, तो इनको जरूर ध्यान दीजिए। कौन कौन से टेस्ट पूछे गए हैं वो आप नोट कर लीजिए, हम आपसे इस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला है जिस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, जिसका नाम है बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड टेस्ट हो जाएगा, बोरेक्स बीड टेस्ट। और दूसरा हो जाएगा आपका माइक्रोकॉस्मिक, माइक्रोकॉस्मिक
माइक्रोकॉस्मिक माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट हो जाएगा। ये दोनों टेस्ट पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटीज में 100% इनसे क्वेश्चन आता है, तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा 100% क्वेश्चन आना है, बीपीएससी में हो चाहे यूपी पीजीटी में है, तो इन पर भी हमारी अगली वीडियो में चर्चा होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये टेस्ट क्या होता है। तो जरूर ध्यान से इस वीडियो को देखिए, नोट डाउन करिए और बढ़ते रहिए, करते रहिए तैयारी पीजीटी एग्जामिनेशन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आप चाहते हैं कि पीजीटी एग्जाम्स क्वालिफाई करें, और इन जो टेस्ट है इनकी मदद से अगर आपको पीजीटीज में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, कौन होता है माइक्रो, कौन होता है मैक्रो, इन सब की जानकारी भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर हमारी पूरी डिटेल आपके साथ में है, और आप हमारे साथ बने रहिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। थैंक यू, बाय बाय।